एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 4 वीडियोस हमारी इस सीरीज की आ चुकी है। आज हम 5वीं वीडियो करेंगे। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो लाइक करके बता देना ताकि मुझे पता चल जाए। आज इस वीडियो में हम आईआर के सभी थ्योरीज को कवर कर देंगे जो आपके सिलेबस में है। हर थ्योरी के बेसिक असम्पशन, मेजर थिंकर, मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन आर्ग्यूमेंट सब कुछ समझेंगे। वो भी विद इन 1 घंटे के अंदर हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। थोड़े से मिनट्स इधर उधर होते हैं, आप संभाल लेना। इस वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट लेकर चलूंगा। तो चलो शुरू कर। सबसे पहले समझते हैं आइडियलिज्म की थ्योरी को। आप आइडियलिज्म को अर्ली लिबरलिज्म की थ्योरी भी कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। आइडियलिज्म की थ्योरी कब इमर्ज होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इमर्ज होती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते हुए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये इतने सारे लोग मारे जाते हैं, दुनिया में पहली बार इतनी किलिंग देखी जाती है, ये सबको हिला कर रख देती है। अब इसी के चलते हुए 2 बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और उनको जवाब देता है आइडियलिज्म। सवाल नंबर 1, वार क्यों होते हैं? और दूसरा, ऐसे वार को फ्यूचर में रोका कैसे जा सकता है? आइडियलिज्म कहता है 2 बड़े रीजन की वजह से वार होते हैं। पहला है कि ऑटोक्रेटिक नेशन में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ना होना। वहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए ऐसे नेशन वार में कूद जाते हैं और वार शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज है मिलिट्री अलायंसेस, खास करके सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस होते थे उस टाइम पर। तो ये क्या चीज़ है? ये दोनों चीज़ों को समझते हैं। कहते देखिए, ऑस्ट्रिया और जर्मनी सर्बिया पे अटैक कर देते हैं। अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कम थे, इसलिए अटैक करना इजी था, सिटीजन का प्रेशर नहीं था, उन्होंने सर्बिया पे अटैक किया। अब रशिया ने सर्बिया के साथ एक मिलिट्री अलायंस कर रखा था कि अगर तेरे पे सर्बिया कोई अटैक करेगा तो मैं तेरी मदद करने आऊँगा। रशिया आ गया। फर्दर ब्रिटेन और फ्रांस ने रशिया के साथ ये वादा कर रखा था कि अगर रशिया वार में इन्वॉल्व होता है, या उस पर कोई अटैक करता है, तो हम आएंगे उसे बचाने। तो इस तरह से कितनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी और वर्ल्ड वार 1 छिड़ गया। तो अब आइडियलिज्म की थ्योरी ये सुझाव देती है, अगर वार को अवॉइड करना है तो ऑटोक्रेटिक नेशन में सबसे पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लेकर आने बहुत जरूरी है, और इंटरनेशनल सिस्टम में एक रिफॉर्म लेकर आने जरूरी है कि किस तरह से कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो डील कर रहे हैं उसमें हमें कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। अब आइडियलिज्म के मेजर थिंकर समझते हैं। सबसे पहला इसमें नाम आता है वुडरो विल्सन का। ये आइडियलिस्ट थॉट को उस टाइम पर पॉपुलराइज करते हैं। ये 1918 में जस्ट वार खत्म होने के बाद अपनी एक स्पीच देते हैं, उसमें 14 पॉइंट्स रखते हैं कि जो लगता है उन्हें कि फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से वार रुक जाए। जिसमें कहते हैं कि सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस नहीं होने चाहिए, जिसमें कहते हैं ट्रेड को फ्रीली किया जाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, हथियार कम से कम रखने चाहिए, डिफेंसिव पर्पस के लिए रखने चाहिए, ऑफेंसिव के नहीं रखने चाहिए। ऐसे पॉइंट्स देते हैं। ऐसे एफर्ट्स की वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है 1920 में। नेक्स्ट थिंकर आते हैं नॉर्मन एंजल। ग्रेट इल्यूजन करके एक राइटिंग लिखते हैं 1909 में। अब ग्रेट इल्यूजन क्या है? ये कहते हैं इल्यूजन इस बात की है कि वॉर आपको कोई बेनिफिट दे सकता है। ये एक इल्यूजन है आपके लिए, किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं देने वाला, ये आपका भ्रम है। कहते हैं मॉडर्न टाइम्स में वार होगा, इंटरनेशनल कमर्स, ट्रेड जो कमर्स होगा, ठीक है, बिजनेस खराब होगा, कमर्स खराब होगा, डिसरप्ट होगा। और ऊपर से टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट करना, आप किसी की टेरिटरी को, ठीक है, हथियारना चाहते हो तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अफेयर है। आपके सिटीजन की जान जाती है, आपके बहुत सारे सोल्जर्स मरते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च होता है, तो क्यों करना चाहोगे? तो वार आपको कोई बेनिफिट देगा, ये एक इल्यूजन है। ये नॉर्मन एंजल कहते हैं। J.A. हॉब्सन एक और पैरामीटर लेकर आते हैं। कहते हैं वार हो रहे हैं इंपीरियलिज्म की वजह से। इंपीरियलिज्म क्योंकि दूसरी कंट्रीज के लोगों को सब्जुगेट करता है, ठीक है, उनको स्लेवरी की पोजीशन पर लेकर चला जाता है, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है, लूटना शुरू कर देता है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग भी तो रेजिस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये सोर्स बन जाता है ये इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का। इंपीरियलिज्म की वजह से वार होते हैं। अब आइडियलिज्म की थ्योरी में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म E.H. कार लेकर आते हैं। वो कहते हैं अपनी राइटिंग में 20 ईयर क्राइसिस, ये उनकी बुक का नाम है, 1939 में पब्लिश होती है। ये आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं आइडियलिज्म ने इस बात को ढंग से समझा ही नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कोऑपरेशन पे नहीं चलते भाई, वो चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा, इनएविटेबल है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। अब E.H. कार से हम पूछते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्यों है भाई? वो कहते हैं कुछ कंट्रीज जो हैं दूसरी कंट्री से वेल ऑफ पोजीशन पे है, बेटर पोजीशन पे है। अब इसकी वजह से वो अपनी प्रिविलेज पोजीशन को डिफेंड करेंगे और मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वही दूसरी ओर कंट्रीज है जिनके पास प्रिविलेज पोजीशन नहीं है,
जिनको आप कह सकते हो हैव नॉट की कंट्री, जो अंडर प्रिविलेज है, अंडर डेवलप, वो स्ट्रगल करेंगे अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो ये एक है जो चेंज नहीं करने देगी उनको कि वो उनकी बराबरी में आ जाए या उनसे आगे निकल जाए, और एक है जो आगे बढ़ना चाहती है, ग्रोथ चाहती है, उनसे आगे बढ़ना चाहती है। तो इस स्ट्रगल में होगा क्या, कहते हैं इस स्ट्रगल में कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और डिज़ायर जन्म लेगी, जिससे कन्फ्लिक्ट्स जन्म लेंगे, जिससे वार जन्म लेंगे। तो इसलिए कहना कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे है, गलत होगा, ये कन्फ्लिक्ट के बेस पे है। नेक्स्ट थ्योरी समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी रिसेंटली अपनी पीएचडी रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस सर्विस लॉन्च की है। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है कि कौन से टॉपिक पे काम करना चाहिए, प्रपोजल बिल्ड कैसे होता है, क्या जो आपने प्रपोजल लिखा है वो सही है या नहीं है, मॉक इंटरव्यूज़ में प्रपोजल को कैसे डिफेंड करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस सर्विस को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं अब तक के सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली थ्योरी आईआर में रियलिज्म। रियलिज्म इमर्ज होता है 1930s और 40s में। रियलिज्म इमर्ज होता है आइडलिज्म की थ्योरी को चैलेंज करने के लिए, कि आइडलिज्म ने अब तक जो भी बताया है वो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से गलत है। वो कहते हैं आइडलिज्म को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्या क्या गलत वो देखते हैं आइडलिज्म में। सबसे पहली चीज़ ये है कि कहते हैं आईआर में पावर स्ट्रगल का एक रोल होता है, पावर के लिए कंट्री स्ट्रगल करती है, ये आइडलिज्म ने इग्नोर कर दिया। दूसरी चीज़ है आईआर में कोऑपरेशन जैसी चीज़ हमेशा रहेगी, इसको ओवर एस्टिमेट कर लिया है आइडलिज्म ने। ऐसा नहीं रहता है, कन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं, जरूरी नहीं कोऑपरेशन है। फिर तीसरी चीज़ आइडलिज्म ने ये बिलीव कर ली है कि वार को रोका जा सकता है। वार को रोका नहीं गया, क्योंकि आइडलिज्म की थ्योरी के चलते हुए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं 1920 से लेकर 40s के बीच में, चाहे वो लीग ऑफ नेशन था, वो वर्ल्ड वार 2 को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसलिए रियलिज्म की थ्योरी उसे चैलेंज करने को आती है, और अब तक की सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थ्योरी भी रियलिज्म की रहती है। रियलिज्म की बेसिक अजम्पशन समझ लेंगे तो रियलिज्म की थ्योरी समझ आ जाएगी। रियलिज्म सबसे पहले ह्यूमन नेचर को देखते हैं पैसिमिस्टिक व्यू से, कि ह्यूमन जो है सेल्फ इंटरेस्टेड है, ग्रीडी है, इनमें पावर की लस्ट होती है। दूसरी अजम्पशन ये कहते हैं कि आईआर नेसेसरली कन्फ्लिक्चुअल होते हैं, मतलब आईआर में कन्फ्लिक्ट्स रहने ही वाले हैं, और ये कन्फ्लिक्ट्स जब हद से बढ़ जाते हैं तो इनको रिजॉल्व किया जाता है वॉर के जरिए। कंट्रीज़ जब से कंट्रीज़ बनी है यही करती आई है, और जब तक कंट्री एग्जिस्ट करती है यही करती रहेगी, ये इनकी अजम्पशन है। ये रियलिज्म की थ्योरी नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सर्वाइवल को हाई वैल्यू देती है। वो कहती है कोई भी कंट्रीज जो है सबसे पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर करती है, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करती है, इसी के बेसिस पे काम करती है। फोर्थ अजम्पशन ये कहते हैं स्टेट प्राइमरी एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल अरीना में। बाकी इंडिविजुअल ले लो, आईजीओ ले लो यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, एनजीओज ले लो, ये कहते हैं बहुत ही फार लेस इंपॉर्टेंट एक्टर्स है, इनका रोल ज़्यादा आईआर में नहीं रहता है। फिफ्थ अजम्पशन इनकी ये है कि इंटरनेशनल अरीना में अनार्की पाई जाती है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, तो वहाँ पर स्टेट इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। सिक्स्थ अजम्पशन ये है कि स्टेट अनइक्वल होती है पावर में। आईआर में ग्रेट पावर भी एग्जिस्ट करती है, स्मॉल पावर भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जो आईआर की स्ट्रगल है, कहते हैं ये ग्रेट पावर की ही आपस में लड़ाई है, इनकी ही स्ट्रगल है। स्मॉल और वीकर पावर जो हैं, जो छोटे मोटे देश हैं, उनकी कोई खास अहमियत आईआर में नहीं है, उनको ना पढ़ा जाता है, ना उनकी स्टडी खास की जाती है, उसको अहमियत भी नहीं दी जाती। अब रियलिज्म की टाइप्स और उनके थिंकर्स देखते हैं। क्लासिकल रियलिज्म सबसे पहले आता है, और उसमें ये 4 थिंकर्स आते हैं जिनको हम आगे चलकर पढ़ने भी वाले हैं। फिर स्ट्रैटेजिकल रियलिज्म आता है, थॉमस शेलिंग इसमें आते हैं। नियो रियलिज्म आता है, केनेथ वाल्ट्ज और जॉन मेर्शाइमर आते हैं। ये सभी थिंकर्स और टाइप्स हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लासिकल रियलिज्म के मेजर थिंकर्स से, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है थ्यूसिडिडीज का। ये पेलोपोनेशियन वार पे अपनी बुक लिखते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। ये कंक्लूजन नतीजों पर पहुंचते हैं, कहते हैं स्टेट्स जो है उनके पास इक्वल पावर होती नहीं है, कैपेबिलिटी भी एक जैसी नहीं होती है, तो अपने सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी बनता है उन्हें करना चाहिए। अगर वो इस चीज़ पर बैठे हुए कि दूसरी स्टेट उन पर रहम करके उन पे अटैक नहीं करेगी क्योंकि वो छोटा देश है, कैपेबिलिटी में कम है, तो ये सही नहीं होगा, इससे नुकसान होगा अपना ही। तो ये चीज़ें कहते हैं, इसलिए कहते हैं रियलिटीज़ पर आपको अडेप्ट करना होगा, नहीं तो डेंजर और डिस्ट्रक्शन जो है वो आपके सिर पे मंडरा रहा है, कभी भी मरमरा जाओगे। तो कदम ले लो, एक्शन ले लो, अवेयर रहो, चौकन्ने रहो। मैकियावेली आते हैं।
प्रिंस लिखते हैं अपनी किताब और उसमें कहते हैं वर्ल्ड बहुत ही डेंजरस प्लेस है और यहाँ पर रूलर्स को दोनों ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लॉयंस की तरह बहादुरता भी दिखानी चाहिए, ब्रेवरी होनी चाहिए, और फॉक्सेस की तरह वो कनिंग चालाक भी होने चाहिए स्ट्रेटजी को लेकर अपनी, कि कैसे प्रोटेक्ट करना है अपनी स्टेट को और कैसे अगर कोई कन्फ्लिक्ट या वार होता है उसमें जीतना है। अपनी स्टेट के इंटरेस्ट को डिफेंड करना है और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है। हर चीज़ से बढ़कर सबसे पहले यही चीज़ें ज़रूरी है, कुछ भी नहीं सोचना, सबसे पहले ये इंश्योर करना है। और क्रिश्चियन एथिक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारी चीज़ें काम नहीं आती कि चोरी ना करो, डकैती ना डालो, किलिंग ना करो। कहते रूलर सब कुछ कर सकता है जब तक वो अपनी स्टेट के सर्वाइवल के लिए कर रहा है, सब कुछ करे। ये एथिक्स को वो बीच में ना लेकर आए। थॉमस हॉब्स की बात करते हैं, लेवियाथन बुक लिखते हैं, 1691 में पब्लिश होती है। यहाँ पर कहते हैं आईआर की अरीना में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसकी वजह से चलते हुए स्टेट ऑफ नेचर है। वहाँ पर स्टेट इंटरनेशनल अनार्की एस्केप नहीं कर सकती, इंटरनल अनार्की कर सकते हैं। या स्टेट के अंदर अनार्की है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सटर्नल अनार्की को आप फेस करते हो, वहाँ से आप बच निकल के नहीं आ सकते हो। तो इनका कंक्लूजन यही था हॉब्स का, क्योंकि इंटरनेशनल अनार्की में किसी तरह की वही वर्ल्ड गवर्नमेंट पाई नहीं जाती, परमानेंट पीस इसलिए आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर वार होते रहेंगे, टेम्परेरी पीस आता रहेगा एनार्की की वजह से। अब बात करते हैं हंस जे मॉर्गेंथो की। पॉलिटिक्स अमंग नेशन इनकी फेमस बुक है, 1948 में आती है। इसमें ये कहते हैं ह्यूमन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, और ये बात करते हैं एनिमल्स डोमिनेंटली की। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन में यानी इंसानों में पावर के लिए लस्ट होती है, वो पावर को एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई भी डोमिनेट ना कर सके। इसके लिए चलते हुए वो एक टेरिटरी को सिक्योर करते हैं, वहाँ पर ही वो स्टेट बनाते हैं। उसी स्टेट के सर्वाइवल के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, उसके इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं। और इंटरनेशनल लीना में जैसे बाकी रियलिस्ट थिंकर मानते हैं कि अनार्की एग्जिस्ट करती है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी कन्फ्लिक्ट आते हैं वो वार का जन्म ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंसेप्ट है 6 प्रिंसिपल्स, इन्होंने जो रियलिज्म के दिए हैं, कि रियलिज्म को समझने के लिए ये 6 प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है। सबसे पहला ये कहते हैं पॉलिटिक्स जो है वो गवर्न होती हैं ऑब्जेक्टिव्स लॉ के द्वारा। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लॉ होते हैं, ऐसे कानून, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं इंटरनेशनल अरीना पर, अगर वो समझ लिया तो वो एक जगह पर भी वही अप्लाई होगी, दूसरी जगह पर भी वही लॉ अप्लाई होगा। और इंटरनेशनल रिलेशन की सभी थ्योरी यही लॉ पर बात कर रही है, इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करती है। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें कुछ नहीं है और सब कुछ है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। और किस नेशनल इंटरेस्ट के बारे में? वो नेशनल इंटरेस्ट जो कोई कंट्री प्रोटेक्ट करना चाहती है वो डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि कंट्री जितने अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती जाएगी वैसे वैसे उसके पावर भी बढ़ती जाएगी। नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसका जो गोल है पावर को अचीव करना, स्ट्रगल फॉर पावर जो एक कंट्री का गोल रहा है, वो उसको करती जाएगी। थर्ड प्रिंसिपल ये है पॉलिटिकल एथिक्स जो है यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल से अलग होते हैं। यूनिवर्सली अगर कहा जाता है मारना गलत है, वॉर गलत है, लड़ना झगड़ना गलत है, कन्फ्लिक्ट गलत है, ठीक है, चोरी डकैती ये सब चीज़ें, छल कपट गलत है, ये कहते हैं ये यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल तो हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एथिक्स जो है जब काम करना है इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्री ने एक कंट्री के साथ, तो ये सब कुछ जायज़ और सब कुछ कर सकते हैं वो। फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी नेशन जो है दूसरे नेशन पर अपनी एस्पिरेशन नहीं थोप सकता। अब एस्पिरेशन एक सिंपल मायने में ये कहना चाहते हैं कि अपनी मर्जियां नहीं मनवा सकता उससे कि तू ये कर तू वो कर, क्योंकि दूसरी कंट्री भी इंडिपेंडेंट है, सॉवरन कंट्री है, वो भी अपने हिसाब से चलेगी। फिफ्थ है ह्यूमन नेचर की पेसिमिस्टिक नॉलेज की बात करते हैं कि ह्यूमन जो है ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, लस्ट फॉर पावर होता है, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा भी सोच सकते हैं। तो ये पेसिमिस्टिक नॉलेज रियलिज्म बात करता है, हम पढ़ाएं। सिक्स्थ और लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि पॉलिटिक्स एक ऑटोनमस स्फीयर है। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स और दूसरे सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट काम करता है, इसके अपने रूल्स है, अपने लॉज है, अपने तौर तरीके हैं चीज़ों को देखने के, समझने के। सो पॉलिटिक्स को ऑटोनमस स्फीयर की तरह ही समझना चाहिए। अब हम नियो रियलिज्म को समझते हैं, इसके बेसिक असम्पशन समझ लेंगे, ये समझ आ जाएगा। रियलिज्म की तरह ये भी मानते हैं इंटरनेशनल रीना में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, अनार्की एग्जिस्ट करती है। ये कहते हैं स्ट्रक्चर
इंटरनेशनल रीना में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी स्ट्रक्चर उस टाइम पर काम कर रही है, उससे ये पता चलेगा कि वहाँ के लीडर और एक्टर का बिहेवियर कैसा रहेगा। स्ट्रक्चर मतलब बाइपोलर स्ट्रक्चर थी, मल्टीपोलर थी, ऐसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। ये कहते हैं स्टेट सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, रियलिज्म भी मानती है, ठीक है। और इसीलिए ऐसे जब सेल्फ इंटरेस्टेड है तो सब स्टेट ही सेल्फ इंटरेस्टेड होगी। अब सब स्टेट ही सेल्फ इंटरेस्टेड होगी है तो इसका मतलब ये है कि सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प तक वो स्टेट को पुश कर देती है ऐसा बिहेवियर। सेल्फ हेल्प का मतलब है कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, कोई किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी है, तुम्हें अपने इंटरेस्ट, अपना सर्वाइवल खुद देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इंटरनेशनल अरीना में कोऑपरेशन की ज़्यादा उम्मीद ना रखो। ज़्यादा उम्मीद रखो तो कॉन्फ्लिक्ट्स की रखो। लोग सेल्फ हेल्प के चलते हुए कॉम्पिटिटिव सिस्टम में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। स्टेट रैशनल एक्टर होते हैं, रियलिज्म भी यही कहता है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रैटेजी इस तरह से डिफाइन की जाती है कि अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए और अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए। मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम जो अनार्की लेकर आती है वो है सर्वाइवल इंश्योर करना, भाई किसी तरह से बचना और खुद को बचाना अपने आप को, ठीक है। इसलिए सभी स्टेट दूसरी स्टेट को कैसे देखती हैं? एज ए पोटेंशियल एनिमीज देखती है कि उन्हें लगता है एक डिस्ट्रस्ट है, अनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई बचाने तो आने वाला नहीं है, सेल्फ हेल्प पर चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेट को वो एनिमीज, दुश्मन ही मानती है कि ये कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी देश अपनी सिक्योरिटी के लिए मान लो वेपन्स एक्वायर कर रहा है, दूसरी स्टेट को लगेगा कि ये कहीं मुझ पर इसी वेपन से अटैक ना कर दे, तो इंटरनेशनल अरीना में सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट करता है। इसी सिचुएशन को सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। और जितनी इंटरनेशनल अरीना में पॉलिसीज बनती है, डिसीजन लिए जाते हैं, वो इसी सिक्योरिटी डिलेमा के चलते हुए लिए जा रहे हैं। न्यू रियलिज्म और रियलिज्म में क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं और सिमिलैरिटीज भी समझते हैं। पहले डिफरेंसेस देखते हैं। ह्यूमन नेचर न्यू रियलिज्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रियलिज्म के लिए है। एथिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड डिप्लोमेसी, यानी स्टेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, रूलर्स की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों पर न्यू रियलिज्म इतना फोकस नहीं करता है। स्ट्रक्चर डिटरमिन करती है लीडर कैसे एक्शन लेते हैं। स्ट्रक्चर रियलिज्म जिसे हम कहते हैं, जो कैनेथ वॉल्स का है, वो आगे चल के हम समझेंगे भी कैसे स्ट्रक्चर की बातें की जा रही है। तो रियलिज्म नहीं बात करता, नियो रियलिज्म स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। सिमिलैरिटी कहाँ पर? दोनों बिलीव करते हैं स्टेट इंपॉर्टेंट एक्टर है, दोनों ही बिलीव करते हैं अनार्की एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल सिस्टम में, और दोनों ही बिलीव करते हैं सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नियो रियलिज्म की टाइप की। तो इसमें सबसे पहली टाइप आती है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म, फिर ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म। इन सबको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं थॉमस शेलिंग का आइडिया जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का है। इनकी बुक का नाम है द स्ट्रेटेजिक ऑफ कन्फ्लिक्ट, 1960 में आती है। ये कहते हैं लीडर जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, रैशनल एक्टर्स हैं, वो डिसीजन भी इस तरह से लेंगे, लॉजिकली होंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लेंगे, इस तरह से लेंगे जिसमें उनका मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। दूसरी ये चीज़ ये कहते हैं, पावर को, कंसेप्ट को इस तरह से समझते हैं, कहते हैं पावर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही ब्रूट फोर्स यूज़ की जाए। फोर्स अगर यूज़ कर ली जाए तो इसका मतलब है वो ब्रूट फोर्स है, आपने फाइनली अटैक कर ही दिया अपने एनिमी पे। और कहते हैं अगर उसी फोर्स को रिजर्व रख लिया जाए, उसी पावर को रिजर्व रख लिया जाए तो उसे कोरेशन कहेंगे। तो ये प्रेफर करते हैं थॉमस शेलिंग की कोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे आप स्टेट के बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस कीजिए, बारगेन कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए, डिप्लोमेसी कीजिए, इन सब चीज़ों पर कीजिए काम। थॉमस शेलिंग ये कहते हैं। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की बात करते हैं कैनेथ वॉल्स, स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात करते हैं। इनकी फेमस बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में पब्लिश होती है। ये कहते हैं स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ही डोमिनेट करती है लीडर्स के एक्शन को, उनके डिसीजन को। अब ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेट पावर जो है वो शेप करेगी कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। कोल्ड वॉर चल रहा था, दो ग्रेट पावर काम कर रही थी, यूएसए और यूएसएसआर। तब बाइपोलर स्ट्रक्चर काम कर रही थी। बाइपोलर का मतलब है यही दो कंट्रीज डोमिनेट कर रही थी और बाकी सारी कंट्रीज जहाँ तो यूएसए के साथ है या यूएसएसआर के साथ है, और कुछ थे जो कहते हैं हम दोनों के साथ नहीं है, लेकिन बाइपोलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही थी। अब कैनेथ वॉल्स कहते हैं जब बाइपोलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी ना, ये होता है स्टेबिलिटी का टाइम। इस स्टेबिलिटी के टाइम पर फिर लीडर डिसीजन भी उसी हिसाब से लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीडर्स की चॉइसेस लिमिट है स्ट्रक्चर को लेकर। स्ट्रक्चर डिपेंड करती है कि वो चॉइसेस कैसी रहेगी। तो बाइपोलर जैसे मैंने बताया वो स्टेबिलिटी की है, और मल्टीपोलर सिस्टम जो है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेस सिक्योर होती है। तो वहाँ पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो और तरह के लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म की। ये आइडिया किसने दिया है? जॉन मेर्शाइमर ने दिया है।
किस बुक में दिया है? द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में आती है, उसमें दिया। ये कहते हैं कैनेथ वॉल्स का जो रियलिज्म है वो डिफेंसिव रियलिज्म है। किस तरह से? वो कहते हैं क्योंकि वॉर्स कहते हैं स्टेट उतनी ही पावर सिक्योर करना चाहते हैं जितनी उनको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, इससे ज़्यादा उन्हें पावर नहीं चाहिए। स्टेट उस पावर से बियॉन्ड नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर उनका सर्वाइवल इंश्योर हो जाए। जॉन मेर्शाइमर अपने रियलिज्म को कहते हैं, मेरा जो रियलिज्म है वो है ऑफेंसिव रियलिज्म, क्योंकि ये कहते हैं कि कैनेथ वॉल्स गलत है। किस मामले में? कहते स्टेट जो है खास करके ग्रेट पावर, वो एक कोट याद रखना, और ऑलवेज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू गेन पावर ओवर देयर राइवल्स। अब इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा इस ताक में रहते हैं, ग्रेट पावर्स जो है इस ताक में रहते हैं कि अपने राइवल्स पर कैसे पावर गेन की जाए विद हेजेमनी एज देयर फाइनल गोल। तो सर्वाइवल उनका गोल नहीं है, उनका गोल है हेजेमनी होना। हेजेमनी उनका गोल है, हेजेमनी को अचीव करना, पूरी दुनिया पर काबज होने की कोशिश करना, हर कंट्री को डोमिनेट करना, हेजेमनी तक पहुंचना, ये उनका गोल है। इसलिए स्टेट ऑफेंसिव होने के लिए ही करेगी जो भी करेगी, ना कि डिफेंसिव पर्पस से डिसीजन लेगी। यही डिफरेंस है मोटा मोटी इन दोनों में। तो अगर आपको आईआर की थ्योरीज पसंद आ रही है तो आप आईआर के फुल कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, हमारे जो वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। इसमें 40+ वीडियो लेक्चर मिलेंगे, अप टू डेट करंट अफेयर्स हमारे होते रहते हैं, 6 मंथली हम करंट अफेयर्स भी इसमें अपडेट करते रहते हैं। पीडीएफ मिलेंगे सारे टॉपिक्स के आपको, और इसमें एमसीक्यू भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए 200 से भी ज़्यादा, और इसमें पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे यूजीसी नेट एग्जाम के, और साथ में हमारी ई बुक्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन, एक मेन बुक है और एक एमसीक्यू बुकलेट है, दोनों आपको इसके साथ कोर्स में फ्री मिलेंगे। इसको एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को समझते हैं, बेसिक अजम्पशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज ये कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती है, एक ही सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसको वो कहते हैं ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसी के चलते हुए सारा ग्लोब इन्फ्लुएंस हो रखा है इसी सिस्टम से। अब ये सिस्टम ऐसा है, कहते हैं इसमें इस सिस्टम में डोमिनेंट नेशन और रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को ज़्यादा एडवांस किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा। क्लास ये कहते हैं मेन एक्टर्स है, स्टेट, एमएनसीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर्स नहीं हैं आईआर में, क्योंकि ये सभी लोग काम करते हैं क्लास इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो क्लास मेन एक्टर हो गया। अब किन क्लास की बात कर रहे हैं? वो क्लास जिनके पास है हैव्स की क्लास, और वो क्लास जिनके पास नहीं है हैव्स नॉट की क्लास। तो ये यहाँ पर हैव वाली क्लास का प्रमोट किया जाता है, क्योंकि यही रूलिंग क्लास है, यही डोमिनेट क्लास है जिनके पास प्रिविलेज पोजीशन होती है। ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर जो कहते हैं डिवाइड कर रखा है पूरे वर्ल्ड को कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी में। इसको आगे चल के हम समझेंगे इस आइडिया को भी। इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन काम करता है, पावर और इंटरेस्ट ही काम नहीं करता। जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वैसा वैसा सिस्टम बनता जाएगा। डोमिनेंट क्लासेस जो है वो फोर्स को यूज भी करती है और कल्चरल हेजेमनी को भी अपनी यूज करती है, ताकि अपनी जो आइडियोलॉजीज है, अपनी जो विचारधारा है वो ग्लोबली किसी तरह मेन स्ट्रीम बन सके, लॉन्च की जा सके। इसको भी जाकर आगे हम समझेंगे कैसे। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती है? इंपीरियलिज्म की थ्योरी, डिपेंडेंसी की थ्योरी, ग्रामेशियनिज्म और क्रिटिकल थ्योरी। ये चारों हम समझने वाले हैं अब एक एक करके। सबसे पहले इंपीरियलिज्म समझते हैं। इसमें नाम आता है लियोन ट्रॉट्स्की का। ये आइडिया देते हैं कंबाइंड और अनइवन डेवलपमेंट का। ये कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में कंबाइंड डेवलपमेंट होती है क्योंकि सारी कंट्रीज की डेवलपमेंट होती है, लेकिन कहते हैं ये डेवलपमेंट अनइवन होती है क्योंकि सभी कंट्रीज की जो डेवलपमेंट हो रही है सेम रेट्स पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कोई बहुत जल्दी से डेवलप हो रहा है, कोई बहुत डिले हो रहा है किसी की डेवलपमेंट में। इसलिए ये कहते हैं आईआर में इसी सब चीज़ों की वजह से कन्फ्लिक्ट्स बने रहेंगे और इक्वालिटी नहीं आ सकेगी। रोजा लग्जमबर्ग किसकी बात करते हैं? अकोमोडेशन ऑफ कैपिटल में बात करते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे जीवित रहता है? वो जीवित रहता है प्री कैपिटलिस्ट रिलेशन की वजह से। प्री कैपिटलिस्ट का मतलब है वो सोसाइटीज जहां पर उन्हें चीप लेबर और चीप मार्केट मिल जाती है। एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो होती है वो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ को एक्सप्लॉइट करती है अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। यानी वो सोसाइटीज़ जहाँ पर अभी कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया, वो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ आ जाती हैं या गरीब देश आ जाते हैं, अंडर डेवलप्ड देश आ जाते हैं। व्लादिमीर लेनिन क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपनी बुक हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में कि कैपिटलिज्म जो है मोनोपोली स्टेज पे पहुंच चुका है और इसके चलते हुए कोर और पेरिफेरी स्ट्रक्चर इमर्ज हो गई है। कोर जो है वो डेवलप्ड कंट्री है और पेरिफेरी जो है लेस डेवलप्ड कंट्री है। कोर जो है वो लूट रही है पेरिफेरी को, डेवलप्ड जो है लेस डेवलप्ड को लूट रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्कर्स रेवोल्यूशन नहीं लेकर आ पाएंगे, यूनाइट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बन गया है, कोर लूट कर अपनी लोकल कंडीशन को इम्प्रूव करता जा रहा है।
कोर पेरिफेरी को लूट कर अपनी लोकल कंडीशन को इम्प्रूव करता जा रहा है। जैसे जैसे लोकल कंडीशन उस देश की इम्प्रूव होती जा रही है, वर्कर्स को रेवोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, उन्हें कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत चल रहा है। अब हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं। इसमें पहला नाम आता है इमैनुअल वेलस्टेन का, जिनकी बुक का नाम है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैपिटलिज्म हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ। ये कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम इमर्ज हुआ था 16th सेंचुरी यूरोप में, और ये कैपिटलिज्म ड्रिवन था। और चलते चलते आज के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि हमें देखने को मिलती हैं 3 स्ट्रक्चर। एक है कोर यानी रिच और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, एक है पेरिफेरी जिसमें पुअर और रॉ मटेरियल बेस्ड है, एक है सेमी पेरिफेरी जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कोर क्या करते हैं, जो एडवांस कंट्री होती है वो पेरिफेरी से रॉ मटेरियल मंगाती है, वहाँ की चीप लेबर को यूज़ करती है और अपनी कंट्रीज़ में रिफाइंड प्रोडक्ट बनाकर दूसरी कंट्रीज़ में सेल करती है। और सेमी पेरिफेरी कंट्री का ये काम होता है, ये सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। कोर की बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अपनी कंट्रीज़ में ये होस्ट करती है। सेमी पेरिफेरी में आप एक टाइम पर इंडिया और चाइना की भी एग्जांपल ले सकते थे, ये भी पहले एग्जिस्ट करती थी। और आप पेरिफेरी में ले सकते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, और कोर में आप ले सकते हो जैसे कुछ यूरोप के देश हो गए और यूएसए जैसी कंट्रीज़ होगी या यूके जैसी कंट्री होगी। तो वेलेस्टिन आर्ग्यू करते हैं कोल्ड वॉर के बाद ये सिस्टम जो है एंड फेज में चल रहा है, अब ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। डिपेंडेंसी थ्योरी में एक और नाम आता है आंद्रे गुनर फ्रैंक का। इनकी बुक का नाम है द अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, 1974 में आती है। ये कहते हैं कोई कंट्री डेवलप इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसके कुछ इंटरनल बैरियर्स हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी बातें करती है। तो ये कहते हैं ये इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही क्योंकि वेस्ट ने सिस्टमेटिकली ऐसी कंट्रीज़ को अंडर डेवलप कर रखा है, इनको इस तरह ही रखा हुआ है कि ये डिपेंडेंसी की स्टेट में रहती है, उन पे डिपेंड ही रहते हैं, इसीलिए डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं ऐसी थ्योरीज को। और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये मानते हैं कोर और पेरिफेरी नेशन एग्जिस्ट करते हैं। सेमी पेरिफेरी इमैनुअल वेलस्टेन कहते थे ये सेमी पेरिफेरी की बात नहीं करते, ये कोर और पेरिफेरी की ही बात करते हैं। तो कोर पेरिफेरी को लूटते हैं जैसे हमने बताया, और लूटते भी किस बेसिस पे है, अपनी इकोनॉमिक सुपरियॉरिटी की वजह से और मिलिट्री पावर की सुपरियॉरिटी की वजह से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं ग्रामेशियनिज्म की। ये रॉबर्ट कॉक्स की थ्योरी है। इनका फेमस ऐसे है सोशल फोर्सेस, स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड आईआर थ्योरी, 1981 में पब्लिश होता है। ये कहते हैं थ्योरी हमेशा किसी पर्पस के लिए होती है, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। बहुत फेमस कोट है, बार बार पूछा जाता है। थ्योरी कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, वैल्यू फ्री नहीं होती है, इसमें किसी ना किसी की अपनी इंटेंशन और वैल्यू साथ में जुड़ी होती है। अब ये कहते हैं रियलिज्म की जो थ्योरी है ना, वो डेवलप्ड स्टेट को प्रमोट करती है। ये प्रमोट करती है जो एग्जिस्टिंग ग्रेट पावर है उनका स्टेटस क्यों बना रहे। तो किस तरह से ये बातें करती हैं, आप ध्यान से समझेंगे, उनकी इंटेंशन आपको समझ आ जाएगी। ये कहते हैं डोमिनेंट पावर जो होती है वो वर्ल्ड को इस तरह से शेप करते हैं ताकि हमेशा उनके ही इंटरेस्ट प्रमोट हो, और ये फोर्स को लेकर यूज़ नहीं करते, अपनी बातें नहीं मनवाते, ये हेजेमनी को यूज़ करते हैं। हेजेमनी मतलब उनका कंसेंट भी ले लेते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं यूएसए और यूके ने एक हेजेमनिक आइडिया कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए वर्ल्ड में। फ्री ट्रेड से अल्टीमेटली बेनिफिट यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज़ को ही होना है, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री को इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस तरह से अपनी हेजेमनी को जो है प्रमोट करते आ रहे। क्रिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने ये डेवलप की है क्रिटिकल थ्योरी। इसमें हर्बर्ट मार्क्यूस, ओगन हर्बरमास, एंड्रयू लिंकलेटर जैसे थिंकर आते हैं। क्रिटिकल थ्योरी ज़्यादा फोकस करती है सुपर स्ट्रक्चर पर। बाकी मार्क्सिज्म अगर बेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, ये सुपर स्ट्रक्चर मॉडल पर ध्यान देते हैं, कल्चर पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, फैमिली पर, यानी ये इकोनॉमिक्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते जितना इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। और ये कहते हैं प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन जो मार्क्सिज्म बातें करता था वो अब्जॉर्ब हो चुकी है मेन स्ट्रीम सिस्टम में। किसकी वजह से अब्जॉर्ब हो चुकी है? मार्क्यूस कहते हैं वन डिमेंशनल सोसाइटी बनती जा रही है। अब वैसे लोग नहीं रहे हैं, क्रिटिकली सिस्टम को नहीं देखते। कंज्यूमरिज्म का दौर चल रहा है, एक ही आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करने लगे हैं, एक ही तरह की चीज़ें करने लगे, एक ही सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही डेवलप हो रहे जा रहे हैं। तो इसलिए वन डिमेंशनल बनती जा रही है सोसाइटी। प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन के अब चांसेस कम हो गए। क्रिटिकल थ्योरी इमेंसिपेशन पे फोकस करती है। मोर इक्वल एंड जस्ट वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है, नेचर के साथ रिकनसाइल होना चाहिए। रेडिकल डेमोक्रेसी की हबरमास बात करते हैं कि जितनी वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन लोगों की पॉसिबल हो सके पोलिटिकल एक्टिविटी में, उतनी ज़्यादा पॉसिबल होनी चाहिए, अक्रॉस द बॉर्डर्स होनी चाहिए। एंड्रयू लिंकलेटर कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक बेस्ट एग्जांपल है एमेंसिपेटरी सिस्टम की। उसने करीबी इन सब चीज़ों को अचीव करने की कोशिश की है। नियो लिबरलिज्म को समझते हैं, बेसिक अजम्पशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी अजम्पशन ये है, ये आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मोस्ट एरियाज ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी के सभी एस्पेक्ट में प्रोग्रेस होती है।
और जैसे जैसे कंट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन होती रहेगी वैसे वैसे उनकी कोऑपरेशन भी बढ़ती जाएगी। प्रोग्रेस का मीनिंग यहाँ पर क्या है? प्रोग्रेस का मीनिंग यहाँ पर ये है बेटर लाइफ। किन के लिए? मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। तो लिबरलिज्म ऐसा ही खाब देखते हैं। वो कहते हैं इंसान जो है वो रैशनल होते हैं, रीज़न अप्लाई करते हैं जब इंटरनेशनल अफेयर पर। वो कोऑपरेशन ही करेंगे जब उन्हें दिखाई देगा कि कोऑपरेशन से ही तो ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, वार से कम हो रहे हैं। तो ये रीज़न अप्लाई करने पर इसलिए वो कोऑपरेशन चूज़ करेंगे। इसी के बेसिस पे सारी नियो लिबरलिज्म थ्योरी डेवलप होती है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। नियो लिबरलिज्म की कौन कौन सी टाइप्स है? सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म आता है, इंटरडिपेंडेंस आता है, इंस्टीट्यूशनल आता है, रिपब्लिकन लिबरलिज्म आता है। इन सबको हमने एक एक करके समझना है। सबसे पहले सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं। इनके की आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये रियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट टू स्टेट रिलेशन नहीं होता, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें होता है ट्रांसनेशनल रिलेशन होते हैं, लोगों के, ग्रुप्स के, ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी तो रिलेशन चल रहे हैं। इनको क्यों हम इग्नोर करें? चाहे रियलिज्म कहता है कि ये लेस इंपॉर्टेंट एक्टर है, लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो रिलेशंस होते हैं, ऐसे ट्रांसनेशनल रिलेशन जो होते हैं लोगों के, ग्रुप्स के, ऑर्गेनाइजेशन के, ये ग्लोबल इवेंट्स को इम्पैक्ट करता है, इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कहते हैं स्टेट टू स्टेट रिलेशन जो होते हैं वो चाहे कोऑपरेटिव ना हो, पीपल टू पीपल, ग्रुप टू ग्रुप रिलेशन जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, वो पीसफुल होते हैं, स्टेट से भी बढ़कर होते हैं। कार्ल ड्वेश सबसे पहले इसमें मेन थिंग कराते हैं सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नॉर्थ अटलांटिक, 1957 में होती है। ये कहते हैं ट्रांसनेशनल टाइज जितने होंगे सिक्योरिटी कम्युनिटी हमें देखने को मिलेगी। ये सिक्योरिटी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करते हैं, जैसे हमने देखा है नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ में, जिसे हम नेटो कहते हैं। तो उनमें कभी भी वॉर नहीं होता है, उनमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो पीसफुली रिजॉल्व हो जाते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी कब बनती है? कहते हैं 4 कंडीशंस उसके लिए सेटिस्फाइड करनी जरूरी है। कम्युनिकेशन इंक्रीज करनी जरूरी है, मोबिलिटी होना जरूरी है, इकोनॉमिक टाइज यानी आर्थिक संबंध अच्छे होने चाहिए कंट्रीज़ में, और म्यूचुअल ह्यूमन ट्रांजैक्शन होने चाहिए। ह्यूमन टू ह्यूमन भी उनके रिलेशन जो है वो भी एग्जिस्ट करने चाहिए। जेम्स रुजनो इसमें बाद में आते हैं। स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस 1980 में पब्लिश होती है बुक, और वो उसमें सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के आइडिया देते हैं। वो देखते हैं कि ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो होते हैं वो पीसफुल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं स्टेट सेंट्रिक पावर इंटरनेशनल रिलेशन में एग्जिस्ट करती है, स्टेट एग्जिस्ट करती है, और स्टेट के चलते चलते रिलेशन बनते हैं जब दूसरे स्टेट के, तो वहाँ पर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स भी कनेक्ट होने लगते हैं। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ संबंध बना रही है तो सिर्फ लीडर्स के संबंध नहीं बढ़ने, और लोगों के भी बन रहे हैं, वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो ग्रुप होंगे, उनके संबंध भी बन रहे हैं। अब ये कहते हैं उनके संबंध जब बनने शुरू हो जाते हैं तो आपकी लॉयल्टी सेंटर जो है वो शिफ्ट होने लगती है। आप सिर्फ अपने नेशन को लेकर लॉयल नहीं रह रहे हो, आप थोड़ा बड़ा सोच रहे हो, बियॉन्ड द बाउंड्रीज सोचने लगते हो। तो आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके नेशन के साथ जुड़ी नहीं हुई, आप इंडियंस हो, आप अमेरिकन हो, ठीक है, आप ब्रिटिश हो, आप और ज़्यादा बढ़कर सोचने लगते हो जब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व होने लगते। तो यही जो ओवरलैपिंग कॉस्मोपॉलिटियन आइडेंटिटीज़ आपकी बनती है, जब आप ज़्यादा बड़ा सोचने लगते हो, ग्लोबल लेवल पर सोचने लगते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते जाते हैं, वायलेंस कम होती जाती है। ये मेन आइडिया है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का। फिर इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म आता है। इनके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है? 1950 से ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अब इस तरह से ग्रो होगी है, और वो ग्रो होती होती एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होगी, डिपेंड होगी एक दूसरे पर। अब उनको इस तरह से डिपेंड होगी तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो प्रायोरिटाइज करते हैं। मिलिट्री एक्सपेंशन को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमने देखा था। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लगी है। जापान और जर्मनी जैसी कंट्री जो वर्ल्ड वॉर में एक टाइम पे इन्वॉल्व रहती थी, वो आजकल मिलिट्री पर बिल्कुल ध्यान ना देकर वो सिर्फ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी पर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने लगी है। तो वार जो है वो कहते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कंट्रीज ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं, प्रिविलेज हो गई है, डेवलप्ड हो गई हैं, वो वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब लेस डेवलप्ड कंट्री में वार इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि अभी भी वहाँ पर लैंड को हाईली वैल्यू रिगार्ड्स किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से ही वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ से तेल निकल रहा है, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ अभी चलती रहेगी। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री होगी उनके लिए लैंड से भी बढ़कर कुछ और चीज़ें होगी, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए उनके लिए। तो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म जो है ऐसी चीज़ों की बातें करता है। डेविड मेतरानी आते हैं, कौन सी इन्होंने थ्योरी दी है? फंक्शनलिस्ट थ्योरी दी है। ये कहते हैं इंटरडिपेंडेंस से कोलैबोरेशन तो होती है, और सबसे बड़ा इनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट ज़्यादा काम करते हैं इंटरनेशनल एरिना में, पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में। पॉलिटिशियन नहीं करते, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बहुत महत्ता रखी जाती है। ये कहते हैं सिटीजन जो है अपनी लॉयल्टी को हम देख रहे हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लोग हैं तो वो ज़्यादा
EU पर अपनी लॉयल्टी रखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं फिर प्रमोट होती है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, यहाँ पर पीस जो है लॉन्ग लास्टिंग बनता है, ऐसे बनता है। अर्नेस्ट हास आते हैं, वो देते हैं नियो फंक्शनलिस्ट थ्योरी। वो क्या कहते हैं, कहते हैं वो डेविड मित्रानी के साथ एग्री नहीं करते हैं, कहते हैं टेक्निकल मैटर को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कहते हैं इंटीग्रेशन तब होती है जब पॉलिटिकल एलीट्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो कोऑपरेट करते हैं, अपनी लॉयल्टीज़ को न्यू सेंटर की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे कोई जर्मनी, इटली, स्पेन के लीडर्स थे, वो अब अपनी लॉयल्टी को यूरोपियन यूनियन के साथ जोड़कर देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑक्योर होनी शुरू हो जाती है। अब वो कहते हैं जब इंटीग्रेशन एक स्पिल ओवर की तरह काम करती है, मान लो किसी ट्रेड पे किसी ने कोऑपरेशन की, किसी कंट्री ने, अब ट्रेड तक वो सीमित नहीं रहेंगे, वो आगे जाएंगे, वो हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर और बहुत सारी चीज़ों पर कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। स्पिल ओवर इफेक्ट है, फैलता जाएगा ये कोऑपरेशन, बढ़ता जाएगा ये कोऑपरेशन। अब इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग आती है रॉबर्ट क्योहन और जोसेफ नाइक की, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। 1977 में ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। ये कहते हैं स्टेट लीडर्स नहीं काम करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ब्रांचेस काम करती है, डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेट के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो ट्रांसनेशनल रिलेशन है, ये इंडिविजुअल्स में और ग्रुप्स में पाए जाते हैं आउटसाइड द स्टेट, जो बेसिकली हमने पीछे आइडिया पढ़ा है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में, कुछ मिलता जुलता ही आइडिया। लेकिन एक चीज़ जो नई कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये कहते हैं लॉ पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी लॉ पॉलिटिक्स जो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। हाई पॉलिटिक्स पे इतना फोकस नहीं है। हाई पॉलिटिक्स होती थी सिक्योरिटी और सर्वाइवल वाली, जो रियलिज्म बात करता था। अब कहते उसमें फोकस नहीं कर रही है कंट्रीज, लो पॉलिटिक्स यानी इकोनॉमिक्स और सोशल अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। मिलिट्री फोर्सेस अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है जितना नेगोशिएटिंग स्किल्स काम करने लगे हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल वर्ल्ड में फ्रेंडली और कोऑपरेटिव माहौल जो है ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस बन रखी है। अगर वार होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे तो सबको नुकसान होने वाला है, एक दूसरे पर डिपेंड करने लगे हैं कंट्रीज़। तो ये बेसिकली आइडिया है। अब इंस्टीट्यूशनल और रिपब्लिकन लिबरलिज्म को समझते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल समझते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्टेट से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं, स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है? यूरोपियन यूनियन हो गया, UN हो गया, NATO हो गया, ऐसे हो गया। ये इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल इना में और ये काम करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए काम करते हैं। ये रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं? क्योंकि रियलिज्म का एक थीसिस था, वो कहते हैं कोल्ड वार में स्टेबिलिटी है, बाइपोलर वर्ल्ड है, कोल्ड वार ख़त्म होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड आएगा, स्टेबिलिटी चली जाएगी। लेकिन ये कहते हैं वो स्टेबिलिटी ऐसी कभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ भी ऐसे कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि सब कंट्रीज आपस में झगड़ने लगी, लड़ने लगी, लड़ाइयाँ चलने लगी है। इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे जिन्होंने अनार्की के इफ़ेक्ट को कम किया, कन्फ्लिक्ट्स कम किए, इसलिए वार भी ज़्यादा नहीं हुए। तो इंस्टीट्यूशन कैसे कन्फ्लिक्ट कम करते थे? ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से डर जो है कम हो जाता है। एक फॉरम और एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देते हैं जिसके चलते हुए स्टेट्स में नेगोशिएशन होती है। फिर रिपब्लिकन लिबरलिज्म आता है, उसमें कहाँ एक आइडिया देते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी कभी भी फाइट नहीं करती है आपस में और ना ही वो वार में इन्वॉल्व होती है। अगर दुनिया में वार हुई है, वो लिबरल डेमोक्रेसी वार कर रही है अथॉरिटेरियन कंट्री के साथ, ऑटोक्रेटिक नेशन के साथ। लिबरल डेमोक्रेसीज की आपस में वार नहीं होती है। इसी आइडिया को वो परपेचुअल पीस का आइडिया कहते हैं। माइकल ड्वेल खुद भी रिपब्लिकन लिबरलिज्म में आते हैं, तो वो कहते हैं 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये वॉर में नहीं इन्वॉल्व होती, यहाँ आपस में लड़ लड़ती। सिटीजन का कंट्रोल गवर्नमेंट पे बेटर होता है, एक जैसे मॉरल वैल्यूज़ को ये शेयर करते हैं, कॉमन होती है, इकोनॉमिक टाइज इनमें जो है आर्थिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो इसकी वजह से ये वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते। शेयर्ड वैल्यूज़ की वजह से, एक जैसी सोच रखने की वजह से पैसिफिक इनकी यूनियन बनती है, इनकी वजह से कन्फ्लिक्ट कम होते हैं। और दूसरी चीज़ें इनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से स्पिरिट ऑफ कॉमर्स पर ये काम करते हैं। कांत का आइडिया है स्पिरिट ऑफ कॉमर्स का, तो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनमें ऐसी डेमोक्रेसीज़ में पीस की संभावनाएं बड़ी रखती है, क्योंकि पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉमर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉमर्स डिस्टर्ब हो जाएगा तो इनका नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान ये झेलना नहीं चाहते। अब हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को समझते हैं, बेसिक अजम्पशन से शुरू करते हैं। पहला कंस्ट्रक्टिविज्म टर्म कॉइन की जाती है निकोलस ऑनफ के द्वारा। कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है आइडियाज़ और बिलीफ कैसे काम करते हैं IR में। अब जैसे ये कहते हैं आइडियाज़ जो है उसकी वजह से कुछ एक्शन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं मटेरियल फैक्ट्स जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इस चीज़ से ज़्यादा कि आप थ्रेट को कैसे देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
अब यूएस को एग्जांपल ले लो कि यूके के पास 500 न्यूक्लियर वेपन है, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 5 न्यूक्लियर वेपन है। यूके क्योंकि दोस्त है और नॉर्थ कोरिया दोस्त नहीं है, तो यूएस को सबसे ज़्यादा डर किससे है? उसके 5 न्यूक्लियर वेपन से डर है भाई, नॉर्थ कोरिया के। तो ये कह रहे हैं मटीरियल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके पास कितने हथियार है, उसको देखा कैसे जा रहा है उस कंट्री को, परसेप्शन ऑफ थ्रेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइडियाज़ देखा, एक्शंस को कैसे शेप करते हैं। तो कहते हैं एक्टर्स जो है वो स्ट्रक्चर्स को रीशेप भी कर सकते हैं सोशल विल के जरिए। ये जो आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर की वजह से ही आप एक्शन लेते हो, जैसे नियो रियलिज्म की थ्योरी में पढ़ा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं नहीं, हम शेप कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो ये कहते हैं, जैसे नियो रियलिस्ट कहते हैं कि आइडेंटिटीज़ और इंटरेस्ट जो है वो हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यू कहते हैं कि नहीं, वो इंटरेक्शन ड्रिवन होते हैं। आप कैसे दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको एनिमी कंट्री देख रहे हो, उसको फ्रेंडली कंट्री देख रहे हो, उससे आपको किसी तरह का थ्रेट महसूस होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से उसकी आइडेंटिटी को देखोगे, उसके अपने इंटरेस्ट को देखोगे। तो इंटरेक्शन क्या हो गया, कंट्रीज़ में क्या करेंगे, ये आइडेंटिटीज और इंटरेस्ट ओवर द टाइम पीरियड जो है इवॉल्व होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे। इसमें की थिंकर कौन से आते हैं? अलेक्जेंडर वेन आते हैं, मैनुअल एडलर आते हैं, मार्था फाइनमोर आते हैं, टेड हॉफ आते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे पहले थिंकर आते हैं अलेक्जेंडर वेन। इनकी बुक का नाम है एनार्कीज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, 1992 में पब्लिश होती है। ये नियो रियलिज्म को इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने जो अनार्की का व्यू दिया है वो सही नहीं है। कहते हैं अनार्की डिपेंड करती है स्टेट कैसे इंटरेक्ट करती है, ना कि अनार्की एक स्ट्रक्चर ही ऐसी बना देती है, स्टेट को वैसे ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब कहते हैं देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम पर भी अनार्की थी, यूएसए यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे। कोल्ड वॉर ख़त्म जब हुआ, वो किस तरह से ख़त्म हुआ, तब भी अनार्की थी। अब यूएसए जो है और रशिया के साथ क्या वैसे ही झगड़ रहा है, क्या वैसे ही इन्वॉल्व है? नहीं, वो अब इस तरह से वो नहीं देखता। उन्होंने परसेप्शन चेंज की, उन्होंने डील की, नेगोशिएशन की, कोऑपरेशन की, ये सारी चीज़ें की ना, तो अनार्की में कोऑपरेशन पॉसिबल हो सकती है। यही वेन का मेन आर्ग्यूमेंट है। वेन कहते हैं 3 तरह के अनार्की के कल्चर इंटरनेशनल रिलेशन में अब तक हमें देखने को मिले हैं। एक होता है हॉब्सियन कल्चर अनार्की का, जिसमें स्टेट एक दूसरे को एनिमीज देख रहे हैं, उनके जो सर्वाइवल है डिपेंड यही कर रहा है कि वॉर में जीतेगा कौन। क्योंकि जो हॉब्सियन कल्चर ऑफ अनार्की है उसमें वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे में वॉर में इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो यहाँ पर सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लोकियन कल्चर ऑफ एनार्की भी एग्जिस्ट करता है। स्टेट एक दूसरे को एनिमी की नज़र से देखते हैं, बट वो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के राइट को, उनकी सॉवरेनिटी को, जैसे पोस्ट वेस्टफैलियन ट्रीटी के बाद हमें देखने को मिलता है, 1648 में साइन की जाती है। फिर कांतियन कल्चर भी होता है, वो कहता है स्टेट है ही नहीं दुश्मन, स्टेट फ्रेंड्स है, वो डिस्प्यूट पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेट्स कोई आता है तो डिफेंड कर सकते हैं एक दूसरे को, उस थ्रेट के अगेंस्ट मिलकर। अनार्की कोऑपरेशन को अलाउ करती है, अनार्की में कोऑपरेशन पॉसिबल है, ये अलेक्जेंडर वेन का कंक्लूजन है। और मिलिट्री पावर का होना मतलब ये नहीं है कि आप में दुश्मनी बढ़ जाएगी, कंट्री में आर्म रेसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे। मिलिट्री पावर डिफेंसिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज़ जो है वो दुश्मन बन जाएंगी। एक और थिंकर इसमें आते हैं मार्था फाइनमोर, वो नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सोसाइटी में वर्क लिखते हैं। वो कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी में नॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये नॉर्म्स कौन बनाता है, कौन शेप करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट को टीच करती है कि उनके इंटरेस्ट कैसे होने चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए। जैसे यूनेस्को बताता है कि साइंस ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, रेड क्रॉस बताता है कि वॉर के टाइम पर अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक डेवलप कंट्री को बताता है, डेवलपिंग कंट्री को, कि आपने पॉवर्टी से कैसे उबरना है, निकलना है, एलिवेट कैसे करनी है अपनी पोजीशन को। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट को बताती है क्या करना, और ये नॉर्म्स इस्टेब्लिश करती है। अब हम समझते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी को। इस थ्योरी को प्रमोट करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है? फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में जगह है। 1923 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च इस्टेब्लिश करता है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो मार्क्सिस्ट थ्योरी से इन्फ्लुएंस होते हैं। नाजिज्म के टाइम इस इंस्टीट्यूशन को शिफ्ट करके यूएसए में लेकर जाया जाता है 1930s में, और 1950s में इसको फ्रैंकफर्ट में री इस्टेब्लिश किया जाता है। 1969 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके जो फर्स्ट जनरेशन थिंकर रहते हैं थियोडर अडॉर्नो लेते हैं, मैक्स हॉर्काइमर, हर्बर्ट मार्क्यूस रहते हैं। सेकंड जनरेशन थिंकर में उगर हाबरमास का नाम आता है। और क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके मेन थिंकर रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर लेते हैं। अब इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है वो समझ लेते हैं। क्रिटिकल थ्योरी कहती है नॉलेज और पॉलिटिक्स में लिंक एक बनता है, और इसलिए हमें
ये देखना चाहिए कौन सी थ्योरी किस इंटरेस्ट और किस वैल्यू को प्रमोट कर रही है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं थ्योरी वैल्यू फ्री नहीं होती है। ये इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स को लेकर कमिटमेंट देती है ये थ्योरी। ये बात करती है कि कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, इनजस्टिस हो रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उस पर काम करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ्रीडम की बात करने की काम करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल कम्युनिटी की ये बात करती है, कहते हैं नेशन स्टेट से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है तो वो पॉलिटिकल कम्युनिटी है। पॉलिटिकल कम्युनिटी बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे काम करेगी। वर्ल्ड सिटीजनशिप का आइडिया है जो ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन होगी, नेशनल बाउंड्री से पार जाकर चीज़ें देखेगी, समझेगी। और क्रिटिकल थ्योरी हर तरह के डोमिनेशन सिस्टम को जो भी एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल लीना में उसको क्रिटिसाइज करती है। वो कहती है कि हम कुछ फोर्सेस या कुछ ऐसे प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसके आज जो सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में, अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो सके। इसमें पहले थिंकर आते हैं रॉबर्ट कॉक्स, और वो कहते हैं थ्योरीज दो तरह की होती है, एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी और एक होती है क्रिटिकल थ्योरीज। कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी जैसे नियो रियलिज्म की थ्योरी, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेंटेन करना चाहती है, हेजेमोनिक इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहती है, उसको चैलेंज नहीं करती है। और नियो रियलिस्ट जो है वो अनार्की को ऐसे देखते हैं कि बदला ही नहीं जा सकता, इसलिए वो बैलेंस ऑफ पावर की बातें करती है, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं। कॉक्स का एक फेमस फ्रेज भी है कि थ्योरीज आर ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। तो ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि थ्योरीज में किसी ना किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, किसी के लिए ही बनाई जा रही है, किसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ही बनाई जा रही है। तो कॉक्स ये कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी क्या करती है, वो डोमिनेशन को क्रिटिसाइज करती है, वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है इस पे बात करती है। कॉक्स कहते हैं खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो कहते हैं ये जो कंट्रीज़ है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि ये एज ए काउंटर हेजेमोनिक एक्टर्स वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जो है उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं अभी भी पूरी दुनिया पे काम कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव क्या होगा, अल्टरनेटिव यहाँ से निकल कर आएगा। उनकी मेजर बुक जो फेमस है उनका नाम है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, 1987 में पब्लिश होती है। ये बात करते हैं इसमें ग्लोबल कैपिटलिज्म के अल्टरनेटिव सिस्टम कौन कौन से एग्जिस्ट हो सकते हैं। एंड्रू लिंकलेटर की बात करते हैं, सेकंड थिंकर है ये क्या एक्सप्लोर करते हैं, ये कहते हैं कि स्टेट के बियॉन्ड जाकर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हो सकती है। ये इनकी थ्योरी जो है एड्रेस करती है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन डोमेस्टिक लेवल पर, ट्रांसनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे काम करता है। लिंकलेटर प्रपोज करते हैं ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की पॉलिटिकल कम्युनिटी की, कैसे 3 लेवल पर होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, लेस अनइक्वल होनी चाहिए, सेंसिटिव टू डिफरेंसेस होनी चाहिए। ये एनविजन करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं कि पोस्ट नेशनल कम्युनिटी बननी चाहिए, नेशनल बाउंड्री से पार जाकर सोचने की ज़रूरत भी है। पोस्ट वेस्टफैलियन सिस्टम होना चाहिए। वेस्टफैलियन सिस्टम ने सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश की थी, नेशन इस्टेब्लिश की थी, अब उस नेशन से पार जाकर सोचने की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये कहते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने अब तक क्या किया है, वो जस्टिस को नहीं मीट कर पाई है, वेलफेयर को मीट नहीं कर पाई है, सिक्योरिटी नीड्स को मीट नहीं कर पाई है। यूरोपियन यूनियन एक मॉडल वो इसकी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पॉलिटिकल कम्युनिटी जैसा ये एनविजन करते हैं उसके साथ मेल जोल खाता है। इनकी मेजर बुक का नाम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, 1998 में पब्लिश होती है। चलिए अब हम समझते हैं फेमिनिज्म थ्योरी के बेसिक अजम्पशंस को। ये कहते हैं कि आईआर में विमेन के रोल को इग्नोर किया गया है। आईआर में मान के चलते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स वुमेन को इफेक्ट नहीं करते हैं, और अगर करती भी है वुमेन और मैन और इक्वली इफेक्ट करती है। बट ये कहते हैं ऐसा नहीं है, वार जो है वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट करती है, मर्दों को भी नहीं करती है। ये कहते हैं मेल की डोमिनेशन है आईआर की फील्ड में। ह्यूमन नेचर भी जो बताया जाता है आईआर में वो भी इस तरह के कंसेप्ट से बताया जाता है, मस्कुलिन कंसेप्ट से बताया जाता है। ये जो कंसेप्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, सिक्योरिटी, पावर, ये सारी मस्कुलिन वैल्यूज़ हैं। तो आईआर की थ्योरी ज़्यादा किस पे फोकस करती है, हाई पॉलिटिक्स पे, डिप्लोमेसी पे, वार पे, स्टेट क्राफ्ट पे, मेल सेंट्रिक है सारी आईआर, स्टेट्समैन पे, सोल्जर्स पे, विमेन के रोल की बात ही नहीं की जा रही इसमें। फेमिनिज्म थ्योरी के कुछ मेजर वर्क्स है जो आपको याद रखने, एक बार आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ऐसे वर्क पे और पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं एन टिकनर ने, जो मोर्गेंतो के हम पीछे 6 प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं रियलिज्म के, उसको रीफॉर्मुलेट कर दिया है। रिफॉर्मुलेट का मतलब है उनको ठीक कर दिया है और फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव उसमें ऐड कर दिया। सबसे पहले वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी डायनामिक होती है। वो कहते हैं ह्यूमन नेचर में मस्कुलिन और फेमिनिस्ट क्वालिटी दोनों पाई जाती है, ये नहीं सिर्फ एक क्वालिटी पाई जाती है, आपको दोनों पे फोकस करना होगा। और सेकंड वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए कि कनेक्शन आईआर में कैसे बनते हैं, ना कि आप सिर्फ डोमिनेशन कैसे हो रही है यही चीज़ों पर फोकस करते रहो। दूसरी चीज़ वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट जो है डायनामिक होते हैं।
नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ पावर तक सीमित नहीं रहते हैं, ग्लोबल इश्यूज और भी होते हैं जिसको एड्रेस करना होता है कोऑपरेशन के साथ। वो कौन से ग्लोबल इश्यूज होते हैं? जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी हो गया। तीसरा वो कहते हैं पावर को वो रीडिफाइन करते हैं कि पावर में अब तक आईआर में मस्कुलिन पर्सपेक्टिव को देखा गया, मर्दानगी वाले एंगल को देखा गया, कलेक्टिव एम्पावरमेंट की बातें नहीं की गई, इंक्लूसिव अप्रोच की बातें नहीं की गई, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स की, वार की, लड़ाइयाँ की, झगड़ों की बातें की गई है। फोर्थ कहते हैं मोरालिटी और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते, जैसे मोर्गैंथो कहते हैं ये दोनों लिंक्ड होते हैं। हर पॉलिटिकल एक्शन का कुछ ना कुछ मॉरल इम्प्लीकेशंस होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो ये दोनों आपस में लिंक्स हैं। इसलिए जस्टिस और मॉरल प्रिंसिपल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहते हैं मॉरल कॉमनैलिटीज़ भाई ढूंढने की कोशिश करो, यही एक एस्पेक्ट है आईआर में कहते हैं जो देखने की हमें ज़रूरत है, जिससे हम कोऑपरेट कर सके, जिससे हम एक ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड कर सके और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व कर सके। फिर कहते हैं पॉलिटिक्स की ऑटोनॉमी नहीं होती, रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं पॉलिटिक्स को ऑटोनमस देखना भी एक मस्कुलिन ही आइडिया है। पॉलिटिक्स में डिवर्स कंट्रीब्यूशन रहती है, डिफरेंट डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। एंटिग्नर इस तरह से बात करते हैं। फिर एक और थिंकर आते हैं सिंथिया एंड लो, वो कहते हैं कि आईआर ने जेंडर का रोल को कंप्लीटली नहीं लेकिन उसको ओवरलुक तो किया है। विमेन की सबॉर्डिनेट जो रही है आईआर में, लेकिन फिर भी वो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में रोल प्ले करती है। कैसे? कहते हैं वो कम पैसों में काम कर रहे हैं, लो स्टेटस इंडस्ट्रियल जॉब कौन कर रहा है? वुमेन कर रही है, ठीक है। क्लीनिंग, कुकिंग, सर्विंग भी वही कर रही है। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं करती है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, क्यों नहीं देखा जा रहा? इस पर्सपेक्टिव से भी तो चीज़ें देखनी चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेसिकली मेल ने ही वुमेन पे कंट्रोल कर रखा। डिप्लोमेट्स वाइव्स होगी या मिलिट्री बेसिस के अराउंड जो सेक्स वर्क चलता है, ये सारी चीज़ें जो है इग्नोर की जा रही है कि कैसे वो भी चीज़ें इफेक्ट करती है वुमेन को, देखने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो इस तरह से ही हो रखी है कि उसमें वुमेन की सबऑर्डिनेशन बना कर रखी है। तो फेमिनिज्म थ्योरी इस तरह की बातें करती है। पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी बेसिक असम्पशन समझते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कह लो, आईआर में आता है, 1980s में आता है। ये हाई पॉलिटिक्स पे फोकस करता है, जैसे वार, सिक्योरिटी, मिलिट्री जैसी चीज़ों पे फोकस करता है। इसका मेन कंसर्न ये है कि स्टेट कैसे थ्रेट्स को देखता है, ठीक है, एनिमीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। ये दो क्रिशियल एक्सपेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। ये कहता है कि फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे कंडक्ट की जा रही है उसको क्रिटिकल वे में देखता है, और दूसरा ये देखता है कि आईआर थ्योरी जो हमें स्टेट के बारे में बता रही है वो कैसे बता रही है, उसको भी क्रिटिकली देखता है। ये रियलिज्म के साथ डिसएग्री करते हैं कि स्टेट एक सेल्फ हेल्प यूनिट्स होता है और थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसे रहता है। वो कहते हैं ऐसे नहीं है, चीज़ें बदलती रहती है। इंटरनेशनल में अनार्की जो रियलिज्म कहता है, ठीक है, वो गिवन नहीं है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, सिस्टम प्रोड्यूस करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी ये कहती है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है हमें इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस देना चाहिए कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी और थ्योरीज में किसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, किसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, किसकी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है। बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट काम करते हैं, जैसे रिचर्ड एशले है, डेविड कैम्पबेल का नाम आता है, जेम्स देरेंट का आता है, जिम जॉर्ज का आता है, मिशेल फूको, देरिडा और भी आते हैं। हम सभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंकर है। सबसे पहले मेन कंसेप्ट देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का। डिस्कोर्स मिशेल फूको का कंसेप्ट है, इसमें आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। वो कहते हैं लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक एसेंशियल टूल है जिससे हम देखते हैं दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो कहते हैं लैंग्वेज के बिना, लैंग्वेज इतनी सोशल है, लैंग्वेज के बिना हम अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, हम सेंस ही नहीं बना सकते, तो इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कहते हैं डिस्कोर्स के कॉन्सेप्ट से समझाई जा सकती है। कहते हैं डिस्कोर्स एक लिंग्विस्टिक सिस्टम है जिसमें हम ये समझते हैं कि स्टेट्समेंट्स और कॉन्सेप्ट्स कैसे ऑर्डर किए जाते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं। कहते हैं हर चीज़ लैंग्वेज में कोई भी चीज़ डिस्क्राइब की जा रही है ना, उसका मीनिंग न्यूट्रल नहीं होता है, उसकी कोई ना कोई पीछे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती है, पॉलिटिकल इंटेंशन होती है, उससे कुछ पर्पस अचीव किया जाने की कोशिश की जा रही है। यानी दाल में कुछ काला होता है, कोई भी स्टेटमेंट ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो। अब कहते हैं सूडान के कन्फ्लिक्ट को एक जिनोसाइड कहना, इसका मतलब है वो कम्युनिटी पर प्रेशर डालेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी पर। लेकिन उसको कहना है कि ट्राइबल वहाँ पर वारफेयर चल रहा है तो ये लेस प्रेशर डालेगा। तो आप उसी कन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हो? इसलिए कुछ चीज़ों को रॉयट्स कहा जाता है और कहीं पर उसको जेनोसाइड कहा जाता है। जहाँ पर रॉयट्स किया जाता है तो ज़्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर जेनोसाइड की बात की जा रही है तो वहाँ पर सीरियस होने की ज़रूरत लगती है कि पूरी कम्युनिटी को ख़त्म करने की, उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो कहते हैं इस तरह से लैंग्वेज एज ए टूल वर्क करता है, कैसे यूज़ किया जा रहा है हमें समझने की ज़रूरत है। इसी लैंग्वेज के टूल को एक कदम और आगे लेकर जाते हैं डीकंस्ट्रक्शन के
कंसेप्ट में जैक दरीदा। वो कहते हैं टेक्स्ट और मीनिंग में ना एक रिलेशनशिप होता है। दरीदा डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट देते हैं, कहते हैं लैंग्वेज हमेशा इन डाइकॉटमीज से बनी है, जैसे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, मॉडर्न और प्री मॉडर्न, सिविलाइज्ड और बार्बरी। कहते हैं इन सब डाइकॉटमीज में ना एक गड़बड़ है, ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि एक टर्म दूसरे से सुपीरियर है। डेवलप्ड सुपीरियर है अंडर डेवलप्ड से, मॉडर्न सुपीरियर है प्री मॉडर्न से, सिविलाइज सुपीरियर है बारबरिक से। इसी तरह आपने भी कभी पढ़ा होगा कि आप जब पीसीएम लेते थे आपको कहते थे कि आपने मेडिकल नहीं, आपने नॉन मेडिकल लिया है, तो मेडिकल सुपीरियर हो गया, नॉन मेडिकल सुपीरियर नहीं हुआ। तो ये डाइकॉटमीज कैसे काम कर रही है, तो इसी चीज़ को वो कहते हैं हमें समझने की ज़रूरत है। जब आप ऐसी चीज़ें समझने लगते हो, यानी आप टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने लगते हो, तो ये कहते हैं कि हमें ये देखने की जरूरत डेवलप्ड कंट्री कैसे देखी जा रही है, अंडर डेवलप्ड कंट्री कैसे देखी जा रही है, कौन से लेवल पर उनको सुपीरियर माना जा रहा है। तो ऐसे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड होती है। ये डीकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट से समझ आता है। इंटरटेक्सुअलिटी भी कुछ इसी तरह से जूलिया क्रिस्टेवा भी हमें समझाते हैं। उनका ये एक थ्योरी है। वो कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना सारी टेक्स्ट से बनी हुई है। एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट को रेफर करता है, उसको इंटरटेक्स्ट वो कहते हैं। जैसे ईयू और यूएन में क्या किया जा रहा है, कुछ प्रीवियस डिक्लेरेशन के कोड को रिकोड किया जा रहा है, उसी स्टेटमेंट को दोबारा यूज़ किया जा रहा है मेंबर कंट्री के द्वारा, ठीक है, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए पुरानी स्टेटमेंट्स को आगे लेकर आया जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर कहते हैं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी स्टेटमेंट्स को आगे लेकर आया जा रहा है, या फिर कौन सी चीज़ों की बातें नहीं की जा रही। साइलेंस को भी देखने की ज़रूरत है। तो किसी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया जा रहा है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। कहते हैं अब कोल्ड वार में हम नाटो के अगर डॉक्यूमेंट्स को रीड करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें सोवियत यूनियन का कुछ खास जिक्र आ नहीं रहा, जैसे उसको हिस्ट्री में जगह नहीं देना चाहते। तो ये इंटरटेक्सुअलिटी का काम है, वो देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म कुछ इस तरह टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस लेता है। उम्मीद करता हूँ सारी थ्योरीज आई है और में से कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। अगर बढ़ी है, वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।